हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटीएच आईएएस। आज से हम लोग अपनी यूपीएससी की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये पीवाईक्यू की सीरीज क्यों स्टार्ट करी? देखिए, मैंने आपको पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दिया है। सभी टॉपर्स भी यही कहते हैं कि पीवाईक्यू के थ्रू ही यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करना आसान हो सकता है। मतलब पीवाईक्यू इज द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैक्सिमम हम सबका फोकस रहता है कंटेंट कलेक्ट करने के ऊपर। सबका कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँ। वो नॉलेज अल्टीमेटली हेल्प करती है आपको, एग्जाम में हेल्प करेगी जितना ज़्यादा। देखिए, इस एग्जाम में जनरली कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस है। आप जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट हमें ये नहीं भूलना है कि हमें पीवाईक्यू अटेम्प्ट करनी है। और पीवाईक्यू को बार बार रिवाइज करने से आपको बेनिफिट मिलता है। थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको एक पीवाईक्यू करने का तरीका आता है। ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्यों सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस पढ़ने की फेज में ये भूल जाता है कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं होने का। ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मेरी सीरीज में आप मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। मैं फुल लेंथ के पीवाईक्यू करूंगा। यूपीएससी के फुल लेंथ के क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली एग्जाम में आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू नहीं आता, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आते ना। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो एक तो ये हैबिट हो जाएगी, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। दूसरा क्या है, पीवाईक्यू के पेपर सॉल्व करने से आपको थोड़ा तरीका पता चलेगा कि कैसे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। और तीसरा, ये वीडियोस आपके पास हमेशा रहेंगी, तो आप इनको कभी भी देख सकते हैं, आपके जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। ये पीवाईक्यू की सीरीज के थ्रू आप डेली एक टाइम अपना बना सकते हैं कि मैं इस टाइम पे यहाँ से मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आपका कुछ मन ना करे करने का, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब दूसरी चीज, मैंने इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है? देखिए, मैं आप देख रहे होंगे मैंने इसमें क्वेश्चंस के आगे ये लिखा है एनसीईआरटी से है, ये किस पेज नंबर पे है, किस चैप्टर का है। ये क्यों करा है मैंने आपको सोर्सेज पहले बता दिया ऑलरेडी। मैं कोशिश ये करूंगा कि उन्हीं सोर्सेज से आंसर निकाल के हम करें। क्यों? देखिए, आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी को आप बार बार पढ़ने से आंसर निकालोगे ना, वो सोर्स आपके माइंड में छप जाता है। ठीक है। हमारा मेरा मोटिव कंटेंट क्रिएट करने का नहीं है, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। मेरा मोटिव है गैप्स को फिल करने का। गैप्स कहाँ कहाँ है? पीवाईक्यू सीरीज में गैप्स हैं। और आगे अभी देखेंगे धीरे धीरे, अभी चैनल स्टार्ट हुआ है कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं। मुझे तो अल्टीमेटली पीवाईक्यू में गैप्स दिखाई दिए हैं। ठीक है। तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं उन्हीं सोर्सेज के थ्रू बताऊं, जैसे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है। ऐसी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं से नहीं मिलते या कहीं ना कहीं नोट्स में मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये वाटरफॉल का क्वेश्चन था कि कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है। ये देखिए, कौन सा माउंटेन कौन से टाइप का है और वो कौन सी माउंटेन रेंज है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके नोट्स में रहेंगे। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग इन नोट्स अपने नोट्स में इन क्वेश्चंस को रजिस्टर करेंगे। ठीक है। जो मैंने सोर्स बताए हैं उसमें कवर हो जाएगा। नहीं तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे, एक तो करेंगे कोई ना कोई से। और नहीं भी कर रहे हैं तो ये जनरल जीके वाले क्वेश्चन हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं। यूट्यूब पे इनकी प्रॉपर वीडियोज अवेलेबल है। मैं भी वही करता था, क्योंकि कई बार जनरल नॉर्मल सोर्सेज में नहीं मिलते हैं, ये ल्यूसेंट वगैरह में मिलते हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ल्यूसेंट वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप मैपिंग के जरिए इनको याद कर सकते हैं, ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ से बनाऊं, मेरी वीडियो लंबी हो जाए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ओनली ओनली गैप फिल करना है जहाँ पे कंटेंट नहीं है। ठीक है। इसी तरह से इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसमें गंगा रिवर सिस्टम के इसने ट्रिब्यूटरीज पूछी हैं। तो मैं गंगा रिवर सिस्टम रिवाइज नहीं करूंगा। आपके अपने नोट्स में जाके आप गंगा रिवर सिस्टम को रिवाइज कीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इस क्वेश्चन से जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है उसी सोर्स में जाके ऐड करो। मैं यहाँ से अलग से एक पीडीएफ बना के दूँ, आपकी पीडीएफ कलेक्ट हो जाए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपने जहां से भी करा, मान लो कहीं से नहीं करा, कोई नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे गंगा रिवर सिस्टम डालो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस है, आपको याद हो जाएगा। एक सोर्स को बार बार करना है, नए नए सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। ठीक है। सेकेंडली, कुछ कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि ये इनमें से कौन कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उस साल स्टार्ट हुए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही डोंट टच क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब इनको नहीं छूना। ये मैं भी छोड़ के आया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट करें, कितना रटेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना डेली करंट अफेयर, जैसे मैं सुनता था ओनली एस के 2 वीडियोस करता था, उससे जितना याद आ गया। उसके अलावा जितना आप पढ़ रहे हो ना, वो मोर देन सफिशियंट है। 90% क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। 10% क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। अब यही वो क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है। और टेस्ट सीरीज वाले फिर दिखाते हैं, देखो हमारे टेस्ट सीरीज से आ गया। एक दो क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमेशा 90% पर फोकस करिए, 10% में नहीं। क्योंकि 10% पे फोकस करने से 90% छूटता है। मैं आपको इसमें बता दूं, हम डेली 20 टू 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। और 20 टू 25 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आज मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, आप उसमें देखेंगे 14 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके सोर्स से मिल जाएंगे।
केवल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल नए ऐसे हैं मतलब आप किसी सोर्स में नहीं है या कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मिल सकते हैं। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, 14 पे ज़्यादा होना चाहिए ना। वो 6 क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू सीरीज हो गई, कोई टेस्ट सीरीज हो गई, या कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही रहे होते हो कुछ ना कुछ, तो आपको वो इंटेलिजेंट गेसिंग लग जाती है। तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने 2024 का पेपर लिया है। क्यों 24 का पेपर लिया है? क्योंकि इसके आंसर की ऑफिशियल अवेलेबल है। ये रही इसकी आंसर की। ठीक है, ये सेट ए है, मैं सेट ए ही कर रहा हूँ। ये देखिए सेट ए है, और मैंने सेट ए की आंसर की डाउनलोड कर दी है। देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं आंसर जो डिस्कस करूँ फिर किसी कोचिंग का कुछ, किसी कोचिंग का कुछ, उससे अच्छा हम डायरेक्टली यूपीएससी के आंसर डिस्कस करें, कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपना ऑब्जेक्टिव समझा दिया। दूसरा क्या है, इसके बाद भी कई लोग अगर चाहते हैं कि भाई ये सोर्सेज जो मैंने बताए इसके साथ उन टॉपिक्स को मैं हाथ के हाथ पढ़ा दूं, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आज की वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैं पीवाईक्यू का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन रखेंगे। मेरे को समय मिलेगा जैसे ऑफिस से, मैं उस हिसाब से देखा करूंगा, ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतने में हो जाना चाहिए। चलिए पहले अपना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन टाइप बोलते थे इनको, अब ये स्टेटमेंट टाइप में आने लगे क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा, जो वो आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं वीडियो को, और जो नए हैं मैं उनके लिए एक बार समझा दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन में चार ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, मतलब जो स्टेटमेंट 1 है ना उसका रीजन स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट स्टैंड अलोन सही है। ठीक, सी ऑप्शन ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। ऐसे ही डी ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। तो सी और डी तो सबसे आसान है, अगर ये आ जाए आंसर तो बहुत जल्दी निकल जाता है। अब मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, 2 स्टेप का प्रोसीजर है। पहले स्टेप में आप सबसे पहले चेक करिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली सही है या नहीं। अगर ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत हुई तो सी या डी में ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा इसमें आपका। और मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हुई तो ए और बी में आंसर आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट आपकी मान लीजिए स्टैंड अलोन सही हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 को काट के यहाँ लिखेंगे बिकॉज, और फिर पढ़ेंगे पूरा कि स्टेटमेंट 1 यहाँ से यहाँ तक बिकॉज ऑफ दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लॉजिक है या नहीं है, आपको उस हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिए, बाकी मेरे साथ रहिए। मैं उसके बाद मैं हाथ के हाथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, हाथ के हाथ पढ़ूंगा। ठीक है, जो खुद से सॉल्व करना चाहते हैं पॉज करके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्यों गलत है स्टेटमेंट? क्योंकि हमें पता है जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसको इनसोलार बोलते हैं, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं, और एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर उनके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कुछ कुछ हाई एनर्जी की रेडिएशन जैसे यूवीसी तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं, यूवीबी कुछ कुछ ब्लॉक होती हैं, तो इनके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है। और जो एटमॉस्फेयर हीटअप होता है वो सबसे ज्यादा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ का सरफेस हीट होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, उससे वो हीटअप होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा ज्यादा हीट किससे होता है, अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ना कि इंसोलेशन से। तो स्टेटमेंट 1 गलत होती, हमारा आंसर डी आ गया। अब फिर भी स्टेटमेंट 2 पढ़ ले रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये तो हमें पता ही है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसका ना एनसीईआरटी चैप्टर 9 पेज नंबर 82 पे डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 82। ये मैं शो कर रहा हूँ बताने के लिए कि आपके सोर्स कितने एक्यूरेट हैं, आपके सोर्सेज से आता है भाई। चैप्टर 9 पेज नंबर 82, ये देखिए, ये हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें से ये सवाल आया है। और यहाँ देखिए, जब हीट बजट आप पढ़ते हो ना, ये तो हीट बजट में यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो हीट अप हो रहा है वो 14 यूनिट्स इंसोलेशन से हो रहा है, एंड 34 यूनिट्स वो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो रहा है। समझ गए बात को? तो इसमें मोस्टली किससे हुआ है, इंसोलेशन से हो रहा है, लेकिन 14 मोस्टली किससे हो रहा है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। यही क्वेश्चन था कि मेनली हीटेड मोर बाय, तो यहाँ इनकमिंग नहीं होगा, अगर यहाँ टेरेस्ट्रियल होता और यहाँ इनकमिंग होता तो ये आंसर ठीक होता। समझ गए? अब आप चाहें, अगर आप कहना चाहें, क्योंकि ये टॉपिक देखिए हीट बजट और इससे रिलेटेड है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर से, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके नोट्स में ऑलरेडी है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को हाथ के हाथ एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उस टॉपिक को कल से, जब भी मैं अपना नेक्स्ट पीवाई को डिस्कशन लूंगा, कल से लूंगा, तो उसमें मैं इंक्लूड कर दिया करूंगा, या इनकी अलग से वीडियो बना दूंगा। होप्स मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो आप बता देना, क्योंकि
ये अवेलेबल है, मैंने आपको दिखा दिया, आपको यहाँ से पढ़ना, और ऑब्वियसली आपको यहाँ से पढ़ नहीं है तब भी पढ़ोगे, मेरे बिना पढ़ाई भी पढ़ोगे, तो आप बता दीजिएगा, मैं वैसे कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया सोर्स यहाँ से है और मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। पहला वाला थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो इसका मतलब मेरा आंसर या तो ए होगा या मेरा आंसर बी होगा। अब मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्लियर होते हैं, यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज। अब देखिए, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स बिकॉज एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। तो ये रीजन इसका बिल्कुल सही है। एक और रीजन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी होता है, और ये वाला रीजन भी आपको सही है। समझ में आ गया आपकी बात? तो स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से हम आंसर की इससे चेक कर रहे हैं, मैंने पहले भी आंसर की खोल रखी है, 1 का डी है, 2 का ए है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत इसमें आपको लगे, 1 का डी और 2 का ए, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर 8 पेज नंबर 79 पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, पेज नंबर 79 चैप्टर 8 में, यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। किसके ऊपर है? ये देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। यहाँ देखिए, ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। सही है। थिकनेस ग्रेटेस्ट है इक्वेटर पे क्योंकि हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। सिंपल, ये लिखा हुआ है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला मैंने उसमें पढ़ा हुआ है बेसिक कंसेप्ट में, उसका मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, आपको पता है ये रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है। रोटेटिंग बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ठीक है। ये मैं थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको आसानी से। ये आपकी रेडियस ऑफ रोटेशन है, ये इक्वेटर पे कैपिटल आर, धीरे धीरे रेडियस ऑफ रोटेशन कम होती जा रही है और पोल्स पे रेडियस ऑफ रोटेशन जीरो होती है। हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, ठीक है। अब क्योंकि पोल्स पे रेडियस जीरो है तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी जीरो है, और इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इक्वेटोरियल सरफेस के ऊपर, वो मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, या तो ये ले लो या एम वी स्क्वायर बाय आर ले लो। मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है, रेडियस जहाँ की ज्यादा वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा, यहाँ की रेडियस ज्यादा, यहाँ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा इक्वेटर पे, यहाँ पे रेडियस जीरो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ आता है, एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ आता है, एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये दो मैंने आपको रीजन बता दिए, ठीक है। और ये इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, यहाँ से आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। अब ये देखिए, इसमें आंसर में सब कुछ है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी है, एशन डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, सब निकलता है। एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेज नंबर 28 से डायरेक्ट आया क्वेश्चन। मैं भी पढ़ता था, मैं भी देखता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे कैसा आ रहे हैं। ये देखो, ये है पेज नंबर 28, वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और यहाँ देखिए, द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोस, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश एंड डस्ट एंड गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। मिल गया? चलिए पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब ये आइसोथर्मल वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आइसोथर्म्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 9 पेज नंबर 85 से आया है। अब इसमें एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन आधा है, क्यों आधा है? क्योंकि इसमें कहीं इन्होंने बताया नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सदर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हम समझ लेंगे क्यों नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट हुआ है। क्या लिखा है? मंथ ऑफ जनवरी में आपका आइसोथर्म डेविएट करेंगे टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स, और प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यही है, ठीक है। जिसको सॉल्व करना है पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं हाथ क्या समझा रहा हूँ। अब ये हम एनसीईआरटी देखते हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी में सेम चीज़, ये देखिए, ये आइसोथर्म्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर मंथ ऑफ जनवरी का, ये आइसोथर्म्स जुलाई का है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, और देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में क्या हो रहा है, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन है, एज इट इज यही स्टेटमेंट है, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, यहाँ देखिए क्या लिखा है,
प्रेजेंस ऑफ वॉर्म ओशन करंट्स, तो कोल्ड का उसने वार्म का उसने कोल्ड कर दिया है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ क्या लिखा है, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ दो चीज़ें इसने एक करी हैं, एक तो यहाँ कोल्डर नहीं आना चाहिए, वार्मर आना चाहिए था, और यहाँ कोल्ड की जगह यहाँ वार्म आना चाहिए था, यहाँ वार्म आना चाहिए था, तो आंसर आपका सही होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर इसका ए है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी से एज इट इज़ ये स्टेटमेंट इसकी कॉपी पेस्ट होती है। अब थोड़ा आइसोथर्म को देख लेते हैं, क्योंकि आइसोथर्म समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आइसोथर्म हर जगह समझाया नहीं है, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। मेरे नोट्स में मैंने जिन सर से पढ़ा था उन्होंने अच्छे से समझाया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ भी कि भाई इससे क्यों नहीं फ़र्क पड़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा, सदर्न हेमिस्फीयर में पूछा। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका कॉन्टिनेंट है, मैं हूँ अभी जनवरी में मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, ये सबको पता है। चलिए अभी मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, विंटर की, जनवरी में। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री है। ठीक है, मैं इक्वेटर पे तो लगभग टेम्परेचर सेम रहता है, थोड़ा ऊपर से शुरू कर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 30 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री से लैटिट्यूड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगी, अच्छा ये मेरा कॉन्टिनेंट है, ये मेरा ओशियंस है, ये मेरा ओशियंस है, ये ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट। एक चीज़ आपको पता होगी, कॉन्टिनेंटलिटी एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो भी टेम्परेचर होता है ओशन का, उसके एडजेसेंट लैंड का या उसके सराउंडिंग लैंड का उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। जैसे विंटर्स है तो ओशियंस का जो टेम्परेचर होगा कॉन्टिनेंट का उससे कम होगा, समर्स है तो ओशन का जो टेम्परेचर होगा कॉन्टिनेंट से उसका ज़्यादा होगा। हम उस डिफरेंस को मैथमेटिकली 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चल रहे हैं हमें समझने के लिए। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए 30 डिग्री लैटिट्यूड है और मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर अभी क्या है, विंटर की सीज़न है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर चल रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले रहा हूँ 30 ले रहा हूँ, 30 थोड़ी, चलिए 25 ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल तो ले लें, 25 ले लेता हूँ। तो अंदर क्या होगा, अंदर इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि विंटर है, तो यहाँ 20 ले लेता हूँ और यहाँ 25। थोड़ा ऊपर गया मैं, थोड़ा ऊपर गया 5 से 10 डिग्री 5 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर ले लो, चाहे 10 डिग्री लैटिट्यूड जो आपको मर्जी, थोड़ा ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 20 मिला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर 5 का माइनस करूँगा 15 मिलेगा, यहाँ 20 मिलेगा। थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। ये कैसा आया, मैंने 5 का माइनस किया है। भाई सेम लैटिट्यूड पे ओशियन में जो है उससे कम टेम्परेचर होगा कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि विंटर चल रहा है। और जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं मेरा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो यही मैंने जहाँ जहाँ माइनस करना था 5 का माइनस किया है। अब आइसोथर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए 15 को 15 से जोड़ना है, ये देखिए 20 को 20 से जोड़ना है, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक और कॉन्टिनेंट है, तो इसमें कैसे जुड़ेगा, इसमें ऐसे जुड़ेगा, ये 15 वाला यहाँ जाएगा, तो 20 वाला यहाँ जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, ओशियन में बेंडिंग किस तरफ हो रही है, पोलवर्ड्स, कॉन्टिनेंट में बेंडिंग किस तरफ हो रही है, इक्वेटर वर्ड्स। अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इक्वेटर वर्ड्स मतलब ये सदर्न बेंडिंग हो रही है, साउथ बेंडिंग इक्वेटर टर्म, और यहाँ पे ये नॉर्थ में बेंडिंग हो रही है, पोल वर्ड्स। ठीक है, ये मेरा है जनवरी के टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है, यही लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, ओशन में पोल वर्ड्स यानी नॉर्थ वर्ड्स, कॉन्टिनेंट में साउथ वर्ड्स। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशियन, नॉर्थ ओवर ओशियन, यहाँ देखिए नॉर्थ ओवर ओशियन, साउथ ओवर कॉन्टिनेंट, ये देखिए साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ भी देख लेते हैं। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर बना लेते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर का इक्वेटर यहाँ है, पोल यहाँ है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर से शुरू कर रहा हूँ 30 डिग्री से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समर्स है, यहाँ समर्स है तो यहाँ पे मैं 35 ले रहा हूँ टेम्परेचर। अब समर है तो यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, यहाँ मैं 40 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 35 ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे अब 5 का माइनस कर लूँ, हाई लैटिट्यूड्स पे ये 30, ये 35, ये 30, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 25। अब जोड़ दीजिए, ये देखिए, और ये वहाँ पे इस तरह से जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ेगा, इस तरह से, जब यहाँ दूसरा कॉन्टिनेंट होगा तब। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कॉन्टिनेंट में डेविएशन साउथवर्ड्स, लेकिन यहाँ पोल साउथवर्ड्स। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर इक्वेटर साउथ था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर जनवरी विंटर की बात चल रही है। ठीक है, और ओशन में डेविएशन कहाँ है, नॉर्थवर्ड्स, लेकिन ये नॉर्थ इक्वेटर है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ ओवर द ओशियन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये देखो, नॉर्थ ओवर द ओशियन,
साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। अगर नॉर्थ साउथ में आएगा तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोल और इक्वेटर आ गया तो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि पोल आ गया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल नॉर्थवर्ड आ रहा है, इक्वेटर साउथवर्ड आ रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में पोल साउथवर्ड आ रहा है, इक्वेटर नॉर्थवर्ड आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये समझ गए? जिसको ना समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगा अगर नहीं समझ में आता है तो। बाकी यहाँ से आपको पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा आइसोथर्म्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब बाकी मैंने विंटर का बता दिया, समर का आप अपने आप बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा, ठीक है। मैं आंसर इसमें से देख के बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, अभी भी फोर्थ का है, फोर्थ का है ए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, फोर्थ का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कैसे मिलते हैं, ये देखो, ये कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन सा नहीं है। एक तो जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, जैसे इसमें यहाँ कोकोआ है, कोई कॉटन हो गया, शुगर हो गया, ये आपको एक तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिल जाता है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स मृणाल सर की जब आप करोगे उसमें मिल जाता है आपको। इकोनॉमिक ज्योग्राफी सुदर्शन भोजन सर भी कराते हैं। ये आपको मतलब ऐसी चीज़ें रटने वाली है, ये कोई याद तो करा नहीं सकता। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सी आंसर है, ये देखिए 5 का सी आंसर है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि कोट डी आइवर और घाना। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ये आपको कभी आपने करंट अफेयर्स डेली कर रहे हैं वहाँ सुनने को मिल गया, इंटरनेशनल रिलेशंस में सुनने को मिल गया। ये नॉर्मल जीके टाइप क्वेश्चन है, ये जीके टाइप क्वेश्चन हो सकता है आपको ल्यूसेंट में मिल जाए उस साल की। मैंने इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं चीज़ें, और नहीं होती हैं तो ये जैसे ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किस चीज़ का कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाल के मिल जाएगी आपको। मैं इसको अलग से समझाने जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं, रटना ही है तब भी। तो ये चीज़ें, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, इनमें से ये देखिए, इनमें से ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपके डायरेक्ट नोट्स में है, तो इनको आपको अपनी एनसीईआरटी के नोट्स से ही पढ़ना है, या जो भी नोट्स हैं। ये 5th क्वेश्चन है, ऐसा है, इसको मार्क कर लो कि भाई ये लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है। ये एक थीम आ गई कि कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन लीस्ट प्रोड्यूसर है, कौन लार्जेस्ट कंजम्पशन है। ये आपको अभी इकोनॉमी में मिल जाएगा, कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिल जाएगा, कहीं और मान लो नहीं मिलता है तो आप इसको मार्क करके रखोगे, सेकंड टाइम इसको रिवाइज करोगे ऐसी थीम वाले टॉपिक को। ये नहीं मिल रहा है, नेट पर जाके पढ़ लो, यूट्यूब पर वीडियो देख लो, कहीं भी देख लो। तो ये मार्क कर लिया आपने। 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नया है, जो आपके नोट्स में नहीं है, तो ये आप मार्क कर लो। सब कुछ रिवाइज थोड़ी करेंगे हम, यही चीज़ देखेंगे फिर, बाकी तो नोट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर है, वेस्ट से ईस्ट आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैं एक चीज़ बता दूँ PYQ की खासियत, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है, एक बार आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर भी है, 6 का आंसर भी है, ये देखिए 6 का आंसर भी है। ये आपका वेस्ट से लेके ईस्ट तक ट्रिब्यूटरीज लगानी है। मैंने आपको बता दिया गंगा रिवर सिस्टम आपके नोट्स में होगा, नहीं होगा तो गंगा रिवर सिस्टम मैं समझाने जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा, उससे अच्छा यूट्यूब पर बढ़िया सी वीडियो है, एक देख लो जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लगे, एक बार नोट्स बना लो, गंगा रिवर सिस्टम वहीं कंप्लीट कर लो, ठीक है, एक बार कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 7th में। इसमें ये पहली बार हुआ था, 3 स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई थी। अभी तक हम क्या आता था, 1 था। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पहले इसके आंसर्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। बोथ स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, मतलब दोनों करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है। इसका मतलब इम्प्लिसिट तो ये समझ में आ गया, स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है, ये इम्प्लिसिट समझ में आ रहा है ना भाई। 2 और 3 अगर करेक्ट है और एक्सप्लेन कर रही है 1 को, तो ही हो सकता है ना जब 1 भी करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, मतलब केवल इन दोनों स्टैंड अलोन तो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन कोई एक ही स्टेटमेंट 1 का रीज़न है, तो यहाँ पे भी इम्प्लिसिट मीनिंग समझ में आता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टैंड अलोन करेक्ट है, लेकिन कोई एक ही है 2 और 3 में से जो रीज़न है स्टेटमेंट 1 का। सी ऑप्शन ये कहता है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड डेट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, मतलब स्टेटमेंट 1 तो अभी भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 और 3 में से कोई एक ही करेक्ट है, और वो जो करेक्ट है वो एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट 1 को। और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के एक चीज़ हमें करने का तरीका इसमें समझ में आ गया, स्टेटमेंट 1 तो उसमें करेक्ट ही। अब देखिए मैं आपको तरीका आज बता दूं, कल को UPSC कोई और निकाल दे तो ये आपको उसी समय एग्जाम सेंटर में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बिल्कुल सही है, केमिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा यही होता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि रेन, वैसे भी सही होनी है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, बिल्कुल आपको पता है रेन वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे वॉश होके आती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है, ये आपको पता है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये तो हमें पता ही है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अब अपना वाला वो लगा के देखते हैं स्टेप 2 का। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो पहली बात तो C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, A और B में से एक बचा। अब हमें चेक करना है कि कोई एक स्टेटमेंट 1 का रीज़न है या दोनों स्टेटमेंट 1 का रीज़न है। तो बिकॉज लगाते हैं, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज, इसको काटो, बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हाँ दोनों रीज़न है, यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से होता है
और यहाँ कार्बोनेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो दोनों रीज़न सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 7th का ए, ये रहा 7th का ए। ओके, ठीक है, मैं आपको अब इसका वो दिखा देता हूँ ये कहाँ से आया है। एनसीईआरटी चैप्टर 6 पेज 50। कोशिश तो यही रहेगी कि आपको आपके सोर्स दिखा दिए जाए ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए। देखो सोर्स देखने से कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सारा। ये देखिए, ये वेदरिंग है, वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस है, व्हेन समथिंग इज डिजॉल्व इन वाटर और एसिड्स, तो वो सॉल्यूशंस की प्रोसेस के आ रहा है, सॉल्यूशन से आ रहा है। कार्बोनेशन में कार्बोनिक एसिड ले लो, ऑक्सीडेशन ले लो, या पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये देखिए मैंने आपको इसमें से दिखा दिया, इसी में से आ रहा है जो आ रहा है। चलिए आ जाइए। कार्बोनेशन नहीं है, सॉरी, उसका आंसर कार्बोनेशन नहीं होगा, मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये गलत बोल दिया मैंने, ये कार्बोनेशन नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन नहीं है, ठीक है। कार्बोनेशन में तो वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाए जाते हैं, उनका मिनरल्स का रिएक्शन होता है जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए आपके, 8 क्वेश्चन होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इसमें से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है नॉर्थ सी को। ये मैं आपको बता दूं आपके नोट्स में है, मैंने आपको कहा मैपिंग लेवल अब से कर रहे हो और दूसरा सुदर्शन लोग जैसे के नोट से कर रहे हो, दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 2 है, जर्मनी और नॉर्वे, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही मैप से आराम से समझ लो, आपके नोट्स में ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, इधर उधर कहीं जाना नहीं है। जर्मनी और नॉर्वे इसका आंसर है, फिनलैंड नहीं है, रशिया नहीं है, ठीक है, नॉर्थ सी। तो मैपिंग आपको वहाँ से ऑल तब भी आपको कवर करना है। अब ये देखिए, ये वाटरफॉल वाला है। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये वाटरफॉल कौन सा रीजन कौन सा रिवर, ये मैं बता रहा हूँ, ये जीके टाइप क्वेश्चन है। ये कौन सा माउंटेन, उसकी रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन, ये कई बार नोट्स में रहते हैं, कई बार नोट्स में नहीं रहते, लेकिन ये टॉपिक्स हमें करने होते हैं। इससे ये समझ में आता है थीम्स, वाटरफॉल की थीम है, ये मुझे प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे क्या माउंटेन्स की थीम है, ये मुझे प्रिपेयर करनी है। फिर पासिस की थीम आएगी, ठीक है। उसके बाद कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन वगैरह तो खैर आप पढ़ते ही हैं, उसमें पूरा अच्छे से जाते हैं। जैसे डैम्स की एक थीम होती है, ठीक है, लगून्स की एक थीम्स होती है। ये आपको एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी मिला के दोनों में कवर हो जाती है। जब नहीं होती है तो आप इनको मार्क करो, ये आप आपके नोट्स में नहीं है तो आप इनको मार्क करो कि जब आप PYQ रिवाइज करोगे तो इनको पहले करोगे। अब आप क्या करोगे, या तो गूगल पे इनके नोट सर्च कर लो, मैं सर्च करके दूंगा, उससे अच्छा है आप देखो, मैं सर्च करके दे दूंगा, पूरा छांट के दूंगा, उसको आप सेव करोगे। मैं क्या करता था, मैं तो ऐसा नहीं करता था, मैं क्या करता था, जैसे मेरे ये थीम आइडेंटिफाई हो गई, यूट्यूब पे एक वीडियो है, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, वाटरफॉल की मिल जाएगी, माउंटेन्स की मिल जाएगी, लेटेस्ट वाली, उसको सुन लिया, उसको डाउनलोड कर लिया या उसके नोट्स बना के रख लिए, एक बार में ख़त्म। अच्छा, वीडियो से मुझे बेनिफिट इसमें मिलता था क्योंकि वीडियो से दिख जाता है कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी सेव हो जाती है, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, ये देखिए मैंने ना इसमें बनाए थे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाटरफॉल के नोट्स बनाए, माउंटेन रेंजेस के नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप मैं दूंगा उससे अच्छा आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो आप इसे मार्क करो, आपको पता है, आपको वीडियो के थ्रू कैसे भी आपको उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि रटने वाला टॉपिक है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, उसका हिंदू वाला करेक्ट है, यानी ओनली 1 करेक्ट है, और इसमें 3 और 4 करेक्ट है, यानी ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है। तो 9th का आगरा है, मतलब 9th का ए ऑप्शन है और 10th का बी ऑप्शन है, ये देखिए 9th का ए, 10th का बी, ठीक है। मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं गैप्स फिल करना चाहता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएट करूँ, कोई कंपटीशन थोड़ी है। फिलहाल जो गैप है वो बता रहा हूँ और इसे मार्क करके रखूँ, ये आपको मार्क करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। अब ये ना कि उस समय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कौन कौन से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, सबसे बेकार क्वेश्चन लगा मुझे, मैं छोड़ के आया था, याद भी नहीं रहता है मेरे को, तो याद नहीं होता। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ बस आपको इसमें से देख के, ठीक है। इसका 11th का ये आंसर है, 1 और 2 ये हुए होंगे, मुझे तो लगता है ये डोंट टेस्ट क्वेश्चन है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। हो जाए तो ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो, कुछ करंट अफेयर याद, वही बात है ना, याद रह जाता है उसको, तब ये ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। चलिए 12th क्वेश्चन पाते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाटर वेपर में क्या है, वाटर वेपर इट इज़ अ गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ये हमें पता है, क्योंकि गैस का ऑल्टीट्यूड के साथ अमाउंट क्यों डिक्रीज होता है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा ग्राउंड के पास है और ऊपर हाइट के साथ डिक्रीज करती है, तो ये आंसर सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज वाटर वेपर कैसे बनता है, इवेपोरेशन से था ना, सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ होती है, ट्रॉपिक्स पे, इक्वेटर के पास, तो वहाँ पे होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा ना वाटर वेपर, ट्रॉपिकल रीजन में होगा ना, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, पोल्स में नहीं होगा। तो ओनली 1 इसका आंसर है 12 का ए, ये देखिए 12 का ए सही है, ठीक है। अब मैं बता दूँ, ये भी आपका NCERT चैप्टर 8 पेज नंबर 78 पे है, ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये वाटर वेपर है,
वाटर वेपर का देख लो क्या लिखा है, अमाउंट वेरिएबल कैसे, डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, पहली स्टेटमेंट। दूसरा ये कहाँ चला गया, डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो मैक्सिमम कहाँ इक्वेटर पे है, समझ में आ गया सब एनसीईआरटी सारा। नेक्स्ट में आ जाओ, कंसीडर फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 and 250 सेंटीमीटर। देखो भाई वर्ल्ड क्लाइमेट का एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर दिखाया था मैं आपको, पेज नंबर 108 के आसपास, ये वर्ल्ड क्लाइमेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जहाँ से भी करो उसके बाद एनसीईआरटी के यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट कॉपी हो रही है। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना वो इसका है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का। देखो क्या लिखा है इसमें, एनुअल और डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर। ये 3 स्टेटमेंट है एज इट इज़ आपकी, ये देख लो एनसीईआरटी से छपी है। आंसर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, 13 का डी, ठीक है 13 का डी, कहीं से भी पढ़ लो एनसीईआरटी से, उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर समझ में अच्छे से आ जाएगा। मुझे सुदर्शन सर के नोट्स लेक्चर से अच्छा समझ में आ गया था मेरे को, मैंने वहीं से करा था, उसके बाद एनसीईआरटी कर लोगे कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, आप पढ़ना है, मैंने आपको सोर्स दिखा दिया, यहीं से पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं वापस, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें सर के लेक्चर्स का बता रहा हूँ, सुदर्शन सर के लेक्चर्स का, उन्होंने बोला था कोरियोलिस फोर्स स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ये गलत है। क्यों, पहली बात तो देखो मैं आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिखा दूंगा करता है, और दूसरा मैं आपको कंसेप्ट बताया तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हम लोग पढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है 2v ओमेगा, ठीक है, इसमें v होती है ना वो वेलोसिटी है, स्लाइडिंग वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब ये क्या होता है इसमें पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग वेलोसिटी विंड वेलोसिटी के इक्विवेलेंट मानूंगा। और फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वेलोसिटी के, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो साइक्लोन्स नहीं बनते इक्वेटर पे, इससे साइक्लोन्स नहीं बनते। इसका आंसर है सी, 14 का सी, मैं आपको दिखा देता हूँ, 14 का सी आंसर है, ठीक है, देख लिया आपने। और ये सर ने बताया था कि नहीं करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ करता है, मेरे को पहले से पता था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ाया जाता है, हमको पता होता है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर 10 पेज नंबर 92 एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट हुआ था क्वेश्चन पर एक आध क्वेश्चन ठीक है, हमेशा वो रहता ही है, कई बार हो जाता है, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको सब चीज़ नहीं पता होती है, उसमें क्या है गलती हो जाती है। देखो कोरियोलिस फोर्स लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। अब ये देखो कोरियोलिस फोर्स के मैं आपके बारे में बता देता हूँ, उसमें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मैक्सिमम एट पोल्स, एब्सेंट एट द इक्वेटर, और द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है जब विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा मतलब कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा, सिंपल। तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तरीके समझ में आ गया आपको बात। चलो मैथमेटिकल रिलेशन एग्जैक्ट क्या कोई मतलब नहीं है हमें जानने का, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया। चलो नेक्स्ट, ऑन जनवरी 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। ये कुछ नहीं है, लैटिट्यूड वाला चैप्टर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ठीक है, मैं उसको खोल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ये हमारा जो 66.5 डिग्री पे अर्थ टिल्टेड है, ये हमारा इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पोल्स है। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब यहाँ पे हम अंधेरा है, अगर यहाँ सन है तो, और यहाँ पे लाइट है। तो अब आप ये बताइए, आप खुद ही देख के बता देंगे, इतना जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरी लाइट है ना, लेकिन जो इतना पोर्शन है इसकी लाइटनिंग कितनी ज़्यादा है, ये 12 आवर्स से ज़्यादा आ रही है। कैसे भाई, अर्थ तो ऐसा रोटेट कर रही है ना, ठीक है, तो यहाँ ये तो 12 आवर्स है, इक्वेटर पे एग्जैक्ट 12 आवर्स है, ठीक है। उसके बाद वाला जो लैटिट्यूड है इसमें इतना पोर्शन एलिमिनेट हो रहा है ना, तो ये 12 आवर्स से ज़्यादा है, ये 12 आवर्स से ज़्यादा है, ये 12 आवर्स से ज़्यादा है। तो कहाँ पे मोर देन 12 आवर्स बोला है, मोर बोला है इसने, तो इक्वेटर तो नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, आर्कटिक सर्कल हाँ, देखो ना आर्कटिक सर्कल पे होगा 12 आवर्स से ज़्यादा, और यहाँ पे होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 2 और 4 इसका आंसर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। 15 का डी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 15 का दिल्ली, डी आंसर, ठीक है, डी, ओके। बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। 16 पे आ जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region?
ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, मुझे नहीं समझ में आया था क्योंकि मैं इन 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ था। मुझे याद भी नहीं है मैंने छोड़ा या मार्क करा, लेकिन ये क्वेश्चन रखने वाला है। पीटलैंड्स क्या होते हैं? पीटलैंड्स में बता देता हूँ, ये वेटलैंड्स ही होते हैं। आपको कोल का पता है ना? कोल की कितनी फॉर्म्स होती हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो वो पीट होता है ना, तो पीटलैंड जो होता है वेटलैंड होता है जहाँ पे अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है ह्यूमस की फॉर्म में बहुत सारा, ठीक है। और ये कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर्ड रहता है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस वहाँ पे चल रहा होता है ना। नेक्स्ट स्टेज में वो कार्बन और बनेगा उसमें, मतलब और स्टोर होगा। तो ये वो पीटलैंड्स होते हैं। इसका आंसर कॉन्गो बेसिन है, 16 का बॉम्बे। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है, तो मैंने नेट से निकाला है। नेट से निकाल के मैंने इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने पीटलैंड्स रखा है इसमें, नहीं पीटलैंड मैंने नहीं रखा है इसमें, ठीक है। तो मैंने वो नोट सेव नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ इसमें इस क्वेश्चन को अगर आप नेट पे से सर्च करोगे तो कई सारी कोचिंग की आंसर की में सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं वो कोचिंग का आंसर मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इसको मार्क कर लो कि पीटलैंड्स के बारे में पूछा है, कल को किसी और जोग्राफिकल फीचर के बारे में पूछ सकता है या फिर कोई लैंडफॉर्म के बारे में पूछ सकता है। तो ये थीम हो गई एक तरीके से आपकी। ये नोट्स में नहीं मिलेगी, इसमें नोट्स में ऐड कर लेना सर्च करके, ठीक है। मैं सर्च करके जब मैं सर्च करने जाता हूँ तो मैक्सिमम चीज़ें उसी की मिल रही हैं, किसी ना किसी कोचिंग की है। तो कॉपी पेस्ट करूँगा और कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है इसको आप यहीं पढ़ लो और उसमें AI वगैरह में भी सर्च करोगे टॉपिक मिल जाएगा। मार्क करके रख लो उसको क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। With reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statement। देखिए ये मेरे नोट्स में नहीं था, मतलब जो मैंने आपको सोर्स बताया उसमें नहीं था ये उस टाइम पे। अब आ गया होगा, हो सकता है अब जोड़ दिया होगा, जिस टाइम पे आया नहीं आया था। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, ये फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं उनको, ये हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। मैं तो पढ़ाई है 8 साल की अपनी कहीं ना कहीं जर्नी में पढ़ाई है, इतनी जगह से पढ़ाई करी है, लेकिन ये करंट अफेयर वगैरह में कवर रहता है, ठीक है, बहुत जगह से कवर रहता है। तो मैं इसके नोट्स मैंने इसके निकाले थे, मैं एक बार इसके आपको दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने निकाला था थोड़ा सा, ये या PFAS यही वाला है, ठीक है। पर एंड फ्लोरीफ्लोरल एल्काइल सब्सटेंसेज, ये वो सब्सटेंसेज हैं, इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। सिंथेटिक केमिकल्स हैं, मैन मेड हैं, ठीक है, नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते, कि मैन मेड है नेचुरली ब्रेक डाउन होते नहीं, इसलिए फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। अब जो नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनमें कार्बन फ्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से ब्रेक डाउन नहीं होता। अब ऐसे केमिकल्स जब आप कंज्यूम करते हो, आप या एनिमल्स, तो उसमें बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसलिए एनिमल्स और ह्यूमन्स में ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फूड चेन और वाटर में चले जाते हैं। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक ट्रॉफिक लेवल पे, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जब जाओगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रोपोर्शन होती है बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हायर ट्रॉफिक वाला लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ट्रॉफिक वाले लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, प्लांट में एक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड हुआ है, बायो एक्यूमुलेट हुआ है, एक प्लांट में एक्स हुआ है, 10 प्लांट में 10x होगा, तो हायर स्पीसीज 10x प्लांट खाएगी, तो वो 10 प्लांट्स खाएगी ना, एक प्लांट तो खाएगी नहीं, तो इसलिए उसमें 10x जाता है, इसलिए उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ गए? तो ये बायो एक्यूमुलेशन हो गया। कहाँ कहाँ मिलते हैं? रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉइल, अभी आर्कटिक वगैरह में मिलते हैं। कॉमन एप्लीकेशंस क्या है? हीट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, ग्रीस रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफ्लॉन वाला, उसमें जैसे यूज़ होता है। वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट कारपेट्स, फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में, फायर फाइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इनके इम्पैक्ट्स क्या है? देखो, हेल्थ रिस्क है, कैंसर्स है, किडनी, टेस्टिकुलर, लीवर डैमेज, डिक्रीज फर्टिलिटी, हार्मोन डिसरप्शन है। इम्यून रिस्पॉन्स इसमें कम हो जाता है। मतलब जैसे आपको वैक्सीन लगती है, वैक्सीन एज एन एंटीजन काम करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करती है, ठीक है, वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो वो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का वीक कर देता है ये। उसके बाद ही इकोसिस्टम को तो डिस्टर्ब कर ही रहा है ना, क्योंकि फूड वेब में बायो एक्यूमुलेट और बायो मैग्नीफाई हो रहा है, एपेक्स प्रेडेटर तक चला जाता है, और बहुत सारे इसके हेल्थ रिस्क हैं। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसके रिलेटेड PFO या PFOS से रिलेटेड, इनके एलिमिनेशन रेस्ट्रिक्शन के लिए। एक IIT मद्रास ने भी स्टडी करी थी, उसने PFAS को बताया चेन्नई के बकिंगम कैनाल में, अडिया रिवर में। US के EPA के स्टैंडर्ड्स थे, उसने बताया कि उसने इंट्रोड्यूस किया पहला नेशनल लीगली एनफोर्सेबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। US के EPA के स्टैंडर्ड्स आए, पहला लीगली एनफोर्सेबल है, ठीक है। इंडिया में इशू है, इंडिया में शायद नहीं है ये, अभी आगे देखते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ कहीं। इसमें चैलेंजेस क्या है? देखो भाई, एक इंसिनरेशन से आप ख़त्म करते हो मैन मेड चीज़ों को ऐसी, लेकिन इसमें 1500 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन। ग्लोबल रेगुलेशंस मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उसमें कुछ एनेक्सर्स हैं। इसमें एनेक्सर है एलिमिनेशन का है, जो कहता है कि एलिमिनेट करो, तो उसमें कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे PFOA, PFHXS, मतलब जो उसमें लिस्टेड हैं आइटम्स, उनको एलिमिनेट करना है। एनेक्सर भी रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ ही सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक।
ठीक है, एलिमिनेट नहीं करो, लेकिन कुछ ही सेक्टर्स में रखो, बाकी जगह यूज़ मत करो, जैसे सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए, ये सब। ऐसे यूरोपियन यूनियन का रीच और यूएस का ईपीए गाइडलाइंस हैं जो स्ट्रिक्ट रूल्स निकालते हैं। इंडिया का करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? देखो, इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन रेटिफाई किया, लेकिन हमने ऑप्ट आउट एक प्रोविज़न है उसको यूज़ किया है, और उसकी वजह से हम कई सारे केमिकल्स को जो हमको एलिमिनेट करने चाहिए थे, रेस्ट्रिक्ट करने चाहिए थे, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे सालों तक। इसमें यही लिखा है, ऑल्दो इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन, इट मेंटेन ऑप्ट आउट प्रोविजन फॉर मैनी ईयर्स रिगार्डिंग न्यूअर अमेंडमेंट्स, इट डिड नॉट इनिशियली एक्सेप्ट 2009 अमेंडमेंट्स टू रेस्ट्रिक्ट पीएफओएस, जिसके कारण अनरेगुलेटेड था। और पीओपी रूल्स हमने 2018 में निकाले हैं, ईपीए 1986 के अंदर, वो भी प्रोहिबिट करते हैं मैन्युफैक्चर, यूज़, ट्रेड ऑफ 7 स्पेसिफिक पीओपीज। ठीक है, सारे नहीं कवर करता। कुल मिला के इंडिया का रेगुलेटरी रिजीम थोड़ा इसमें वीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन का ऑप्ट आउट प्रोविजन यूज़ किया हुआ है, और दूसरा हमने सारे पीओपीज़ को बैन नहीं किया। लेकिन फिर हमने इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे। एफएसएसआई ने एक ड्राफ्ट बैन डिक्लेयर किया था पीएफएएस का, फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स में, जैसे रैपर्स में, कंटेनर्स में। एक हम मॉनिटरिंग के लिए सीएसआईआर आईआईटी रुड़की एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट कर रही है, ट्रैक करने के लिए कि कहाँ कहाँ कितना है, ताकि एनफोर्सेबल लिमिट लगा सकें। एनजीटी ने सीपीसीबी को बोला था कि आप स्टैंडर्ड्स बनाओ पीएफएएस का, कि वाटर में कितना होना चाहिए। और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आईआईटी गांधीनगर में रिसर्च चल रही है फ्लोरीन फ्री कोटिंग्स में। तो इसमें यही है, बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने इसका कंटेंट आपको कलेक्ट करके आपको बता दिया, अब ये कंटेंट मैंने नेट से ही निकाला है। ठीक है, ये आपको, अब ये जैसे इसको मैंने मार्क कर लिया, मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मेरा एग्जाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने इसको मार्क कर लिया, कहीं से कंटेंट मुझे अच्छा मिला तो मैंने सेव कर लिया, नहीं अच्छा मिला तो मैंने नोट्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स बनेंगे तो नोट्स में कहीं ना कहीं आएगा, नहीं आएगा तो इस टॉपिक को मैंने मार्क किया हुआ, ये मैं उस पीडीएफ से जाके इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, आपको मेरी वाली पीडीएफ समझ में आई, ये मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने चैटजीपीटी में सर्च किया, थोड़ा दूसरी वेबसाइट से निकाल के कॉपी पेस्ट किया, तो आपको मिल जाएगा जहाँ से अच्छा लगे। कुल मिला के अल्टीमेटली आपका काम है व्हाट, वाई, इश्यूज़, कुछ पॉजिटिव्स और वे फॉरवर्ड, ये आपका हो जाए अगर प्रिपेयर तो बहुत होगा। ठीक है, इससे प्री और मेंस दोनों के हो जाते हैं, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये केवल कुछ टॉपिक्स में, जैसे 20 क्वेश्चन है, 6 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें ये मेहनत लगनी है। मैं वीडियो पे नहीं करके दे रहा, वीडियो अननेसेसरली लंबी हो जाएगी, और मुझसे ज़्यादा हर किसी का अपना अपना रहता है कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, मेरे नोट्स में ऐड करना है मुझे, तो वो आपके लिए आसान है। तो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। पीएफएएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, पढ़ा है अभी हमने। दे आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन एनवायरमेंट, ये भी सही है। एक्सपोजर टू पीएफएएस कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन एनिमल बॉडीज, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी है, 17 का डी। ठीक है, ये देख लीजिए 17 का डी। चलिए नेक्स्ट 18। अब पैरासिटॉइड स्पीसीज क्या होते हैं, ये देखिए। पैरासाइट्स आपको पता है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप हमें पता है कि पैरासाइट होस्ट पर अटैक करता है। ठीक है, पैरासाइट होस्ट और प्रेडेटर प्रे में रिलेशन, वो डिफरेंस ये होता है कि प्रेडेटर जो है, प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप में क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसके भी कहीं ना कहीं से नोट सेव करे हैं मैंने, चलो हाँ, ये पैरासिटॉइड के ऊपर है। देखो, पैरासाइट डोंट किल होस्ट, प्रेडेटर्स किल द होस्ट क्विकली। प्रेडेटर्स को जो है ना, प्रे को मारना ही मारना है, तभी वो उससे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी लेगा। लेकिन पैरासाइट क्या करता है, होस्ट पे रहते रहता, वो चाहता ही नहीं है होस्ट मर जाए। क्यों? अगर होस्ट मर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। वो एक तरीके से उससे, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिलेशन है कि होस्ट पैरासाइट को बेनिफिट मिल रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये वाला रिलेशन है। तो ये होता है कि पैरासाइट डोंट इंटेंड टू किल द होस्ट, बस उससे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी लेता है। पैरासिटॉइड पैरासाइट की तरह है, बट पैरासिटॉइड क्या होता है, इमेच्योर स्टेज का लार्वा है जो होस्ट के अंदर रहता है, उसको कंज्यूम करता है। अल्टीमेटली होस्ट की डेथ तो होनी है, उसमें, और इसका लॉन्गर और लीथल डिपेंडेंसी रहती है सिंगल होस्ट पे फॉर डेवलपमेंट के। कुछ इसमें ग्रुप्स हैं, वास्प है, बीज है, फ्लाइज है। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दो टाइप हैं। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट के बाहर रहते हैं, एंडोपैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं। इसमें वास्प, बीज और फ्लाइज डिप्टेरा, वास्प, बीज, ये प्राइमरीली हाइमेनोप्टेरा ये होता है। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, मेरे नोट्स में जितना था उससे मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ्लाइज, टर्माइट्स और वास्प है। पर ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल है ना, ये आप बस मार्क करके रख लो कि लास्ट टाइम पे मैं देख लूँगा, मार्क करके रख लो कि इसको याद कर लूँगा हो पाए तो। और ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो किसी टेस्ट सीरीज़ में मिल जाते हैं, और जब वो टेस्ट सीरीज़ वाले क्लेम करते हैं यहाँ से आगे, यहाँ से, ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं तो छोड़ के आता इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसका बी आंसर है, मैं आपको दिखाता हूँ, 18 का बी आंसर है। पर मैं मार्क इसलिए करवा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं मार्क करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, पीडीएफ नहीं दे रहा भाई, पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सब आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपका काम जल्दी से जल्दी खत्म होना है, पीवाईक्यूज आपका खत्म हो जाए, आपको अवेयरनेस आ जाए और मैक्सिमम आपके नोट्स में जाए, ये चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। ये फैमिली क्या है, ये आपको अभी पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, एक क्लासिफिकेशन होता है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये वो फैमिली है, पी फैमिली। तो पी फैमिली में ये सारे ही आते हैं, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। ये जनरली जी के टाइप क्वेश्चन है, नोट्स में रहता है, मिल जाता है, नहीं मिले, जो चीज़ ना मिले मार्क करो, निकाल के छाप दो। क्यों? क्योंकि पी फैमिली का पूछा है, कल को दूसरी फैमिली का पूछेगा, कहाँ तक याद करोगे? जैसे जैसे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, सेव कर लो, उसका आंसर निकालो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अपने से लिख लोगे, याद भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया 20th वाला। ये देखिए 20 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। अब क्यों ड्रॉप कर दिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहले मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट 1, इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन WPA 1972। देखिए 1972 में वर्मिन कैटेगरी होता था शेड्यूल 5, लेकिन ये 2023 में अमेंडमेंट हो गया। 2023 में जब अमेंड हुआ तो शेड्यूल्स अमेंड हो गए, अब कोई वर्मिन का वाला शेड्यूल ही नहीं है, अब केवल 4 शेड्यूल्स हैं, और उसमें ये इसमें है नहीं वर्मिन कैटेगरी में। तो स्टेटमेंट अमेंडमेंट से पहले सही थी, अभी गलत हो गई। जो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई, हमारा आंसर कायदे में आ जाना चाहिए था, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। नहीं, फ्रूगीवोरस होता है, फ्रूगीवोरस, फ्रूट्स वगैरह खाता है। नेक्टिवोरस, नेक्टेयर, फ्लावर्स में से। और ये पता है, ये नोट्स में रहता है, ये 100% नोट्स में, क्योंकि हमारे नोट्स में भी था, ये रहता है। क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है और इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी दी थी गलत है, और वो रिप्रेजेंटेशन मानी भी है यूपीएससी ने, और ये हुआ। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको नोट्स में एज इट इज़ मिला है आपके नोट्स में, इसके लिए कोई अलग से नोट्स नहीं डाले। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब मैं 20 क्वेश्चन में आपको बताया तो हमने मार्क कितने करे। देखिए 20 क्वेश्चन में से हमने यहाँ पहले पेज पे एक कोकोआ वाला, ठीक है, इस पेज पे 2, 9 और 10। कोकोआ वाला फैक्चुअल है, 9 और 10 फैक्चुअल है, लेकिन ये जीके है जो हम पढ़ते ही हैं। इसके मेरे नोट्स देने से, किसी नोट देने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ोगे ही, या तो अपने नोट्स में ऑलरेडी डालोगे, बहुत लोग रखते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से रटोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इफेक्टिवली एक वहाँ मार्क किया है, एक यहाँ मार्क किया पीटलैंड। ये नोट्स में नहीं रहता जनरली कि कहाँ पे ऐसा ज़्यादा है, पीटलैंड वगैरह रहता कि होता क्या, लेकिन जो इसने पूछा है वो नहीं रहता। 2, 3 PFAS, 4 ये स्पीसीज़, और 5 ये पी फैमिली। टोटल मतलब मैं देखा जाए तो 20 में से 5 हैं जो मैंने मार्क किए हैं। मार्क करने का मतलब ये मेरे वो टॉपिक्स हैं जो इन 20 क्वेश्चन के बाद, अब मैं जब रिवाइज़ करूँगा तो इन 5 को पहले रिवाइज़ करूँगा, इनके नोट्स में अपनी जगह रख दूँगा। ट्राई करो सिंगल पेज में रख लो, और ये क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हैं तो शॉर्ट में रख लो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अभी बनाना चाहो अभी बना लेना, अभी गूगल पर सर्च कर लेना। अभी नहीं बनाना चाहो तो अपने नोट्स खत्म होने दो, क्योंकि PYQ है, ये वाले आंसर जनरली आपको अपने नोट्स में मिल जाते हैं। नहीं मिलता है मार्क करके रखो, बना लेना, नोट्स को जोड़ लेना। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि अब कुछ में मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, स्ट्रेटेजी में कुछ और बताना चाहिए, इनकी PDF भी आपको देनी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई है मैंने PYQs की, आपको आप बताओगे, जैसा कमेंट करोगे उस हिसाब से कर लेंगे। मैं तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने यूज़ करी थी। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, उसके बारे में बताइए। वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चेंज चाहिए आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज़ थोड़ा बताइए कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, या फिर मैं जो टॉपिक्स, जैसे मेरा मोटिव ये है कि PYQs मेरे कंप्लीट हो जाए, PYQs के थ्रू मेरा टॉपिक कवर हो जाए। मैं चाहता तो पूरी रीडिंग कर सकता हूँ, जिन टॉपिक्स को मैंने NCERTs के आपको दिखाई है कि यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, रीडिंग कर सकता हूँ, पर आपको भी करनी है, खुद ही पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो रीडिंग करोगे तो मैं कर दूँगा, जैसा आप कहोगे उस हिसाब से देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। 20 क्वेश्चन हमने करे हैं। आज थोड़ी लेंदी हो गई वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था और कई चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन भी करनी थी कि कैसे है। बाकी कल से मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखूँ। ठीक है, आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, जैसा आप कहेंगे उसमें आगे चेंज कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए।